हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक थर्ड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, उसका शर्त क्या है और प्रूफ करेंगे कि यह विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित प्रकृति का होता है। फिर हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए, यही सब आज के वीडियो लेक्चर में रहेगा। तुम्हारा जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। इसमें मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन इधर है। इसी क्षेत्र में हम दो पॉइंट लेते हैं, ये मान लीजिए R है और ये P है। हमें एक धन परीक्षण आवेश को R से P तक ले जाना है। एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाना है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत की दिशा में R से P तक ले जाना है। तो उसी को ले जाने में किया गया कार्य या पर यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, वही मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु R से P तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सूक्ष्म दूरी से R को विद्युत जो क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में, यार विद्युत बल जो लगेगा, देखिए धन आवेश है तो उसके क्षेत्र के डायरेक्शन में लगेगा और वो होगा Q0E। क्या होगा? Q0E। तो हम क्या है कि पहले सूक्ष्म दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर R से P तक विस्थापित करने में किया गया टोटल कार्य निकालेंगे। तो इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना, तो फील्ड के करीब जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बदलती जाएगी। इसीलिए सूक्ष्म दूरी के लिए E का मान कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए R से P तक जब जाएंगे तो ये वेरिएबल होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम उसका इंटीग्रेट करेंगे, होल इंटीग्रेट कि R से P तक जाने में कुल कितना काम हुआ या पर यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हुआ, वो विभवांतर आएगा। तो हम लिखेंगे, और देखिए विद्युत बल जो होता है धन चार्ज पर क्या लगता है, क्षेत्र के डायरेक्शन में। ये फार्मूला आप जान चुके हैं कि F बराबर होता है QE। ठीक, तो हम लिखेंगे कि धन परीक्षण जो Q0 को सूक्ष्म दूरी dr से विद्युत बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, dW हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dr। अब देखिए F एक्सटर्नल इसी के बराबर इस डायरेक्शन में लगेगा और हमने dr दूरी से इसको विस्थापित किया। अब जानते हैं कि जो हमारा F एक्सटर्नल है, पीछे चर्चा हो चुकी है, वो माइनस कंजर्वेटिव फोर्स के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम dW को क्या लिख सकते हैं, माइनस FE/dr, और अभी हमने इसको क्या लिख सकते हैं, Q0 E TR।
हालांकि अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहिए, कार्य जो है वो ए बी डॉट करके यहाँ कॉस थीटा होता है, चूँकि एक डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे cos 180 अंश हो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे जो है वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, cos थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गया। तो देखिए फील्ड द्वारा किया गया कार्य जो है यहाँ पे हमेशा नेगेटिव होगा, छेद के डायरेक्शन में कार्य हमेशा प्राप्त होता है, तो ये चीज़ आएगी। अब तो ये हमारा सूक्ष्म विस्थापन के कारण ऐसा हुआ। यहाँ पे एक चीज़ वो भी ध्यान देना है कि हमें जो चार्ज लेके जाना है ना, वो हमें धीरे धीरे लेके जाना, मतलब अत्वरित रूप से लेके जाना, नहीं तेजी से, तभी तो ये कंडीशन लगे कि एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है कि चार्ज को R से P तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, यानी कि धन परीक्षण आवेश को Q0 को R से P तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, तो हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, W कहाँ से कहाँ करना, R से P तक, तो हमारा हो जाएगा -Q0 E dr, विस्थापन है dr। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी तीर लगा दीजिए ऊपर। तो ये जो है R से P तक ले जाने में किया गया कुल कार्य है। तो हमें जो है वो निकालना है ना, विभवांतर या विद्युत विभव को इसके फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी डिफिनीशन यहाँ पे लगा देंगे। विभवांतर की डिफिनीशन है कहाँ, R से P तक ले जाने का, यानी यहाँ पे जो है हमारा जो अगर विभव जो होगा Vp होगा, और यहाँ पे मान लीजिए VR होगा। तो विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर की डिफिनीशन क्या होती है वो जानते हैं। विभवांतर की डिफिनीशन होती है तो हो जाएगा Vp, मतलब छेद के विपरीत जाते हैं तो विभव का मान बढ़ता है, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो जानते हैं हमें R से कहाँ जाना था, R से P तक जाने में किया गया कार्य और बटे ये होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम विभवांतर देखें तो आएगा, ये कार्य क्या है, हमने R से P तक गए हैं ना, वो क्या है, तो उसमें Q0 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, केवल बचेगा E dr। ठीक, अब हमें चाहिए विभव का फार्मूला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा मिटा देंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रल किया गया इस लाइन के अनुदिश किया गया, इसीलिए इसको रेखीय यानी कि लाइन इंटीग्रल कहा जाता है। चलिए ठीक, अब क्या है कि उसकी परिभाषा में आप लोगों ने देखा होगा विद्युत विभव के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाना, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक। तो हमें R को एक इनफाइनाइट तक लेके जाना है। तो यानी कि इसमें अगर यदि क्या हो जाए कि बिंदु R क्या हो, R अनंत पर हो, मतलब R को उठाकर कहाँ ले जाना है, इनफाइनाइट पर। तो हमारा जब जानते हैं इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, माइनस ये कहाँ लेके गए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से अब कहाँ लेके आना है, P पे। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो विभव का फार्मूला होगा वो
ए होगा। ठीक, तो ये देखिए विद्युत विभव जो है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक, अनंत से दिए गए बिंदु तक, अनंत से दिए गए बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है, ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो ये चीज है। तो देखिए ये जो है विद्युत विभव का जो सूत्र है किस रूप में है, रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो इसको याद रखिएगा। हाँ, ये इस केस में ट्रू है कि हम जो चार्ज को लेके जा रहे हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं। अब मान लेते हैं अगर इसी में कि हम चार्ज को क्षेत्र के डायरेक्शन में लेके आए, यानी P से R तक लेके आए, मतलब इसका उल्टा कर दें, यानी कि अब हम कार्य जो है, जो हमने R से P तक ले गए, हम चार्ज को इसकी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो हम इसी बात को क्या करेंगे, तो किया गया कार्य जो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम P से R तक आएंगे तो ये उलट जाएगा, तो R उधर हो जाएगा, क्योंकि बाद में से वाले पहला घटाएंगे। तो R चूंकि क्षेत्र के डायरेक्शन में क्या होता है, विभव, क्षेत्र के डायरेक्शन विभव घटता है, तो ये छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो ये कार्य नेगेटिव आएगा। तो चूंकि कार्य प्राप्त होगा ना, क्षेत्र स्वयं काम कर रहा है तो काम प्राप्त होता है तो नेगेटिव होता है। तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। और कहाँ से कार्य हो रहा है, अब P से R तक आने में Q0 हो जाएगा। अगर हम अब इसको रखेंगे तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, ये माइनस पहले से है, यहाँ पे माइनस है, ऑलरेडी माइनस था ना इसमें, ये तो W माइनस है और W यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, P से R तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। क्यों, तो देखिए ये जो फार्मूले में पहले से नेगेटिव है और वर्क जो है ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, तो ये नेगेटिव तो है ही है, वर्क, ये वर्क नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों ओर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी। आई ये जो हमने पीछे पहले पढ़ा है कि ये जो dW अभी आया था ना, ये आया था ना कि -FE dr इस तरह का, तो जाहिर सी बात है जब काम प्राप्त होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें विभव इस रूप में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट R को कहाँ लेके जाना है, इनफाइनाइट पे, R को इनफाइनाइट पे लेके जाना है, इसे नहीं ले जाएंगे कि इनफाइनाइट की तरफ कौन है, ये ना है। तो यहाँ पे जब R इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे P इनफाइनाइट, तो हमारा मिलेगा E dr। हालांकि हमें ये चीज़ को केवल ही याद रखना है,
ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे कन्फ्यूजन होगा, हम तो बता दे रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे माइनस है, ये तो जीरो हो गया तो इधर आ जाएगा, तो पी पॉइंट तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि कब होगा जब हम पी से इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो हमारा विभव क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होता भी है जब हम इधर जाते हैं, छेद के डायरेक्शन में जाते हैं तो विभव क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी घटता है तो नेगेटिव होता है। अब देखिए जब इसी को हम वापस लाएंगे अब जैसे हम अब इसी को वापस कर दें, यानी कि यहाँ पे देखें इनफाइनाइट नीचे है, पी ऊपर है तो माइनस है। अब यहाँ पे देखिए पी नीचे है, इनफाइनाइट ऊपर है। अब इसी को हम उलट दें कि नहीं हम अनंत से पी तक का आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हम चीज़ उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा, नहीं इनफाइनाइट से पी आना है तो ये हो जाएगा। तो ये केस कब होगा जब हम पी से आर तक आएंगे, तब विभव पॉइंट पी पे क्या होगा, और ये है कि जब हम आर से पी पर जाएंगे तो पी पर विभव क्या होगा। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग है। ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि हम छेद के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं अनंत से, मान लिया अनंत से हम छेद के विपरीत दिशा में पी पॉइंट पे आ रहे हैं चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के, तो हमारा विभव का फार्मूला ये होता है। यहाँ पे जो माइनस चीज़ देख रहे हैं ना, वो माइनस उसलिए है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं और विपरीत बराबर होते हैं उल्टे होते हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे कहानी इस तरह थी तो माइनस है, अब उसमें कहानी यहाँ से इधर है इसलिए उसमें प्लस है, और वो छेद के डायरेक्शन में है तो वहाँ पे प्लस है। इसमें कहानी थी इधर से इधर आने के लिए, तो मान लीजिए हमने जो डिराइव किया तो माइनस आया, लेकिन इसमें कहानी प्लस क्यों आया, क्योंकि इधर से इधर जाना है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो चिन्ह भी बदल जाएगा। तो ये याद रखना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो ये विद्युत विभव का डिफिनेशन ये भी है फार्मूला। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति, यानी विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, ऐसा पता है कि विद्युत बल है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हम तो प्रूफ भी करेंगे, कंडीशन रखेंगे, शर्त रखेंगे कि कैसे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, आप इसको एक सीरियल से लिखेंगे। चलिए तो देखिए, दूसरी प्रकृति से जाने से पहले एक चीज़ अभी आएगा, तो उसी को हम थोड़ा सा पहले बता देते हैं नोट में करके, कि हमने विभवांतर की परिभाषा में देखा था कि ये आता है W/Q0, तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा Q0 डेल्टा V, इसी का इस्तेमाल है। मतलब है कि किसी विद्युत क्षेत्र में Q अगर कोई आवेश है, ऑलरेडी पहले से विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब है कि इसी आधार पे अगर हम एक चीज लिखें कि किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच, क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच Q चार्ज को, Q आवेश को
विस्थापित करने में जो किया गया कार्य W होता है, किया गया कार्य W आवेश Q तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वही डेल्टा V के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। हुआ ना, इसके गुणनफल के बराबर हुआ, यानी कि W बराबर Q डेल्टा V। अगर पहले ही से क्षेत्र है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता है, उसमें अगर हम चार्ज को मूव कराएं, मतलब विस्थापित कराएं, तो ये काम कर सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल है। और एक चीज़ और है कि जो विद्युत विभव होता है वो तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित बिंदु की स्थिति पर, यानी कि उसी का तो अभिलाक्षणिक गुण होता है जैसा हमने बताया था। तीसरा निर्देश बिंदु या संदर्भ बिंदु पर, जबकि विभवांतर वही दो चीज़ पे निर्भर करता है, क्योंकि ये संदर्भ बिंदु निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये सापेक्ष राशि है। केवल दो, एक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे निर्भर करेगा और दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करेगा। तो यही दोनों में अंतर है विभवांतर विभव में, कि वो सापेक्ष राशि है, ये सापेक्ष राशि नहीं है। तो चलिए, इसी का थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल था, तो इसलिए हमने बता दिया। इस पे हालांकि फार्मूले पे सवाल भी आएगा, तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर पता है, कोई चार्ज उनके बीच विस्थापित किया जाता है, तो ये इतना वर्क किया जाएगा, काम किया जाएगा। विद्युत विभवांतर की परिभाषा से ये चीज़ आई है। तो चलिए अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रकृति। ये कहा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की प्रकृति संरक्षी होती है। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यानी एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की प्रकृति संरक्षी होती है। विद्युत क्षेत्र की प्रकृति संरक्षी होती है। ये प्रूफ में कर सकते हैं। तो इसमें शर्त भी आएगा और प्रूफ में क्या क्या कंडीशन है वो भी आएगा। कि क्या कंडीशन होती है संरक्षित प्रकृति की। तो अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अगर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और संरक्षित क्षेत्र में क्या होता है कि एक पूर्णबंध चक्र में, एक पूर्णबंध परिपथ में किया गया कुल कार्य क्या होता है? जीरो होता है। और उसके अंतर्गत जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। इसके अंतर्गत गतिज ऊर्जा जो होती है वो भी क्या होती है? अपरिवर्तित होती है। ठीक। तो इसमें हमारा जो लिखेंगे कि यदि किसी क्षेत्र में किया गया कार्य, यदि किसी क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर, मेन चीज यही है कि पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है,
एक चीज और होगा कि एक बंद पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का अगर रेखीय समाकलन 0 आ जाएगा तो वो भी संरक्षित प्रकृति को बताता है। तो यदि किसी क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। और क्या होता है कि संरक्षित क्षेत्र में एक पूर्ण बंद चक्र में, संरक्षित क्षेत्र में एक पूर्ण बंद चक्र में जो किया गया कार्य होता है शून्य होता है, और जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है पूरे चक्र के दौरान क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। ये भी कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अपरिवर्तित रहती है। तो मतलब है कि यदि किसी क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता तो वह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। संरक्षित क्षेत्र में एक पूर्ण बंद चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी को दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्य तो ऑलरेडी शून्य होता है, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं। हम ये दिखाएंगे कि वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। मेन मकसद हमारा ये है कि जो विद्युत क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। जब पथ पर निर्भर नहीं करता यानी कि किसी बंद सीमा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कि वो संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित बल की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा है कि संरक्षित बल वो होता है कि जिसके अंतर्गत किया गया कार्य आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इस बल द्वारा जो किया गया कार्य अगर पथ पे निर्भर न करे तो वो बल संरक्षित बल कहलाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से है ये भी विद्युत क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल अभी लेंगे वो पथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए कि मान लेंगे कि एक माना किसी समविद्युत क्षेत्र में हम मानेंगे कि माना किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र है मतलब ई है, एक बंद चक्र जो है हम लोग चक्र ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये ले रहे हैं पी क्यू आर, मतलब इस तरह का लेंगे। बंद चक्र है पी क्यू आर एस पी, ये एक बंद चक्र है पी क्यू आर एस पी है। अब इसी के अनुदिश हम क्यू आवेश को क्या करेंगे? ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अतः आवेश क्यू को बंद चक्र जो है या बंद पथ जो है, पथ पी क्यू आर एस पी के अनुदिश ले जाने में किया गया कार्य, जानते हैं कि एक बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य 0 होगा। ये क्यू को ले जाना है कहाँ से कहाँ? पी से ही पी तक ले जाना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। जहाँ से आया था वहीं ले जाए तो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे ना, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 होता ही है कि भाई जहाँ से आया था वहीं लेके चले गए। और ये बंद चक्र ये है, जैसे कि मान लेते हैं ये P है, पॉइंट Q यहाँ पे ले लीजिए, R फिर पॉइंट S P। तो देखिए चार्ज Q को P से यहाँ से होते फिर यहाँ ले जाएंगे तो दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। तो चार्ज डिफरेंस 0 हो गया पोटेंशियल, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो ऑलरेडी पता है एक बंद चक्र के अनुदिश का आवेश को अगर हम ले जाएंगे अनुदिश
तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को इसी पथ पर, यानी कि जो पथ है ये PQRSP के पथ पर एक चार्ज को सूक्ष्म दूरी यानी पथ के अंदिश dr दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। मान लीजिए ये थोड़ी सी दूरी यहाँ पे कट कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहेगी। हालांकि ये समरूप तो है क्योंकि उसके अंदर जो है डिस्टेंस दूरी बदलने से जो है वर्क क्षेत्र बदल सकता है। तो यहाँ पे dr दूरी, तो dr दूरी से जो है विस्थापित करने में हम लोग किया गया कार्य निकालेंगे। यानी Q चार्ज जो है यहाँ पे है और इसको यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र के ही डायरेक्शन में विस्थापित करना, यानी क्षेत्र जो है हमारा इसी डायरेक्शन में है। यानी क्षेत्र जो है वो हमारा यहाँ पे इसी डायरेक्शन में है। ये मान लेते हैं कि ये क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये है। तो बंद पथ पे यहाँ पे लिखेंगे कि बंद जो पथ है PQRSP पर के अनुदिश जो है आवेश Q को सूक्ष्म दूरी dr से विस्थापित करने में, जिधर क्षेत्र की डायरेक्शन है उधर ही विस्थापित कर रहे हैं। कार्य भले नेगेटिव होगा लेकिन जो फोर्स होगा इनका गुणनफल जो होगा वो कार्य तो प्राप्त होगा, वो तो नेगेटिव होगा। तो Q को सूक्ष्म दूरी dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य जो होगा, किया गया कार्य W जो होगा, dW जो होगा वो होगा F dr, और F को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, माइनस Q, यहाँ पे Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr। इसको डॉट प्रोडक्ट में ही लिखा जाता है कार्य को, फिर इसको हम हटाते तो F dr cos थीटा होता। तो हम ज़्यादा अच्छा है कि थीटा कौन जाएगा पता करने, हम डॉट के रूप में ही लिखते हैं। अब क्या करना है इसमें, अब ये करना है कि बंद पास जो हमारा पथ है उसके अनुदिश किया गया कुल कार्य निकालेंगे। हमने कहा कि चार्ज को इसी पथ पर dr दूरी से विस्थापित करने में किया कार्य निकालने, फिर राउंडिंग यानी पूरे बंद पास के अनुदिश किया गया कार्य निकालने। हालांकि किया गया कार्य वही लास्ट में हम लोग 0 कर देंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कार्य निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हमें फील्ड को संरक्षित दिखाना है। तो इस चीज़ का इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको मिटा के आगे चलते हैं। चलिए ठीक, अब क्या है कि बंद पथ या बंद पास भी कह सकते हैं, बंद पथ क्या था, PQRSP के अनुदिश। हालांकि हम यहाँ माइनस लगा सकते थे, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे किया गया पार, क्योंकि अभी ये लगाने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे हम क्योंकि इसको 0 करने वाले हैं अभी। तो बंद पथ PQRSP के अनुदिश किया गया कार्य W तो हो जाएगा, ये उसका इंटीग्रेट कर देंगे होल किसके अनुदिश, PQRSP। तो हमारा आएगा Q नॉट जो है E वेक्टर डॉट dr। तो जाहिर सी बात है ये तो 0 है, अभी हमने देखा है कि ये चीज़ क्या है
ज़ीरो है। यहाँ पे बंद पाथ था तो यहाँ पे सर्किल लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि ये जो है इसके अनुदिश जो है ये क्या चीज़ आ गई, ज़ीरो आ गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक शर्त ये होती है कि विद्युत क्षेत्र के संरक्षी प्रकृति की शर्त यह है कि किसी बंद पाथ के बंद सीमा के अनुदिश या पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का संरक्षी होने की शर्त यह है कि एक शर्त और आएगी, विद्युत क्षेत्र के संरक्षी होने की शर्त, देखिए यही है, इसी को लिखना है। शर्त है कि किसी बंद पथ या सीमा पथ के अनुदिश किसी बंद पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य आया ना, रेखीय समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य होता। तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि देखिए विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन 0 है, तो ये संरक्षी है। तो अगर विद्युत क्षेत्र का किसी बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन शून्य है तो हम कहेंगे कि वो विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। अब देखिए कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जो पथ का रेखीय समाकलन होगा वो पथ पर भी नहीं निर्भर करेगा। इससे भी पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र जो है प्रकृति कैसी है, संरक्षी है। तो ये चीज़ तो आपने नोट ही कर लिया होगा। चलिए इसको हमने मिटाना भूल गए। अब इस चीज को हमने यहाँ पे लिखा था कि विद्युत क्षेत्र के संरक्षी प्रकृति की शर्त यह है, किसी बंद पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। किसी बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। उसको तो हमने मिटा दिया, सॉरी, इसको फिर से लिख देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के संरक्षी प्रकृति की शर्त क्या है कि किसी बंद सीमा या पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य होता है। जैसा कि है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। अब चलिए इसी चीज को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं। पहला पार्ट क्या है कि हमने पहले रास्ते से आए, पहला रास्ता क्या था हमारा, अब तो क्लोज नहीं है, अलग अलग रास्ता, दो रास्ते थी ना, एक था ये PQR था और ये SP था। तो हम चलिए इसको दो पार्ट में PQR लेते हैं तो हमारा हो जाएगा EDR। यहाँ पे देखिए 0 था तो Q इधर आके 0 हो गया, और प्लस क्या है, दूसरा रास्ता क्या था हमारा इधर जाने का, तो वो था PQR RSP इक्वल टू 0। इसे पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, PQR माइनस RSP
या इसी को पथ को बदल दें, हमने आर एस पी लिया है, अगर हम पी एस आर लें तो उल्टा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर ई डी आर हो जाएगा, पी एस आर कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पी एस आर। मतलब क्या हुआ कि दोनों पथों के अंदिश यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच विद्युत क्षेत्र दोनों पथों के अनुदिश क्या है, रेखीय समाकलन समान है, यानी कि ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है। अर्थात क्या हुआ कि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच पथों का रेखीय समाकलन क्या है, पथ क्या है, पथ ये लिख सकते हैं, पथ कौन कौन है, पी क्यू आर तथा पी एस आर का रेखीय समाकलन क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात ये हुआ कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच, अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो पथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी देख रहे हैं इस रास्ते से जा रहे हैं तो भी वही मिल रहा है, और इस रास्ते से जा रहे हैं तो ही मिल रहा है, माने कि दोनों बराबर है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन जो है वो पथ पे डिपेंड नहीं है। तो जो चीज़ पथ पे डिपेंड नहीं होता है वो संरक्षी होता है। और या तो ये कह लें कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर 0 है तो वो संरक्षी प्रकृति का है। तो यहाँ पे देखिए रेखीय समाकलन 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, संरक्षी प्रकृति का है। तो यहाँ पर रेखीय समाकलन जो है 0 तब भी कह सकते हैं, या देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो पथ पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। देख रहे हैं कि इधर से जाए और इधर से जाए दोनों बराबर आ गए। तो ये भी बताता है कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी प्रकृति है। तो इसी बात को लिख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आखिरी लाइन है इसका, चलिए तो अर्थात क्या हुआ कि अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अतः विद्युत क्षेत्र की प्रकृति की संरक्षी है, तब विद्युत क्षेत्र की प्रकृति संरक्षी है क्योंकि पथ इंडिपेंडेंट। और दूसरी चीज ये और भी संरक्षी का एक शर्त था कि विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन था वो 0 था। किसी बंद पथ के अंदिश, किसी बंद चक्र के अंदिश अगर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन 0 दिखा देंगे तब भी वह संरक्षी प्रकृति का होगा, या ये दिखा दें कि विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है
वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो भी उसकी संरक्षित प्रकृति। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता, अतः विद्युत क्षेत्र की प्रकृति क्या है? संरक्षित प्रकृति है। ठीक, मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होगा वो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो जो चीज़ इस पर निर्भर कर रहा है वो क्या होगा? संरक्षित प्रकृति का होगा। तो इसलिए ये विद्युत क्षेत्र क्या है? संरक्षित प्रकृति, पथ पे निर्भर नहीं कर रहा बल्कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर कर रहा है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यूपी बोर्ड में अक्सर पूछा गया है, और उस फार्मूले पे हम लोग सवाल भी करेंगे। जो विद्युत विभव का मेन सूत्र है वो अब आएगा। तो प्रश्न से ही हम लोग लिख लेते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक, तो ये था विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति। इसके पहले आपने कहा रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव का फार्मूला देखा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो तीसरा टॉपिक है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम एक प्रश्न के रूप में ही वो लिख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, या आगे लिख लीजिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, मतलब वही सूत्र प्राप्त कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है, और हमें विभव का जो फार्मूला है वो यही मिलेगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मान लेंगे कि ये कोई चार्ज Q है और यहाँ से r दूरी पे पॉइंट P है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लीजिए कि जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक K है। तो यहाँ पे हम लोग Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ मानेंगे। तो यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगेगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो हम मानेंगे कि माना बिंदु आवेश Q के कारण के परावैद्युतांक के माध्यम में आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर मानेंगे कि माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या है? रखा हुआ है। तब हम यहाँ कूलाम के नियम से जानते हैं कि आवेश Q के कारण Q0 पे लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। लिखेंगे कि आवेश Q के कारण, ये बिंदु आवेश है,
कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, Fe क्या हो जाएगा 1/4 माध्यम K में रखा गया Q0 अपान कितनी दूर पे r²। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि Q0 को धन परीक्षण आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध एक सूक्ष्म दूरी dr से विस्थापित करेंगे यहाँ, यानी कि एक बाह्य बल लगाएंगे यहाँ पे, एक एक्सटर्नल फोर्स। एक चीज यहाँ पे हर जगह ध्यान देना है कि जो चार्ज है वो जब भी विस्थापित करेंगे अत्वरित रूप से विस्थापित करेंगे, मतलब चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर उधर लेके जाना है ताकि हमारा F एक्सटर्नल जो है इसके बराबर हो और विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल फी के विरुद्ध धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश यानी वही Q0 को सूक्ष्म दूरी dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य dw होगा, क्या होगा F एक्सटर्नल dr। हालांकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos थीटा होता है। हालांकि इस पे हम वेक्टर, अगर हम इस तरह लिखे तो यहाँ पे डॉट लगा दे, वेक्टर लगा दे, इसी को लिख सकते हैं F एक्सटर्नल dr cos थीटा, तो cos 0 है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और ये विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब इसका एक बार से वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीन हम जो मिटाएंगे क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है, तो जल्दी करिए। चलिए तो हमारा dw जो आया है वो आया है F एक्सटर्नल dr cos 0 की वैल्यू 1 होती है, या इसी को हम अब जानते हैं कि F बाह्य बल जो होता है वो माइनस इसके होता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स रखेंगे dr। हालांकि E और dr एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 180 है तो cos 180 का मान माइनस होता है। अब क्या करेंगे कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालेंगे। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेट कहाँ से लाना है, अनंत से बिंदु P तक। मतलब हमारा जो आवेश से दूरी है क्या था कि यहाँ पे Q था, R दूरी पे P है, यहाँ पे F फोर्स लग रहा था और इधर जो है F एक्सटर्नल लग रहा था Q0। तो हम क्या करेंगे, आनंद से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम आज से कितनी दूरी पे ला रहे हैं, R दूरी पे, तो यहाँ तक P तक लाने में किया गया। तो हम इंटीग्रल करेंगे इनफाइनाइट से R तक। जैसे हम इनफाइनाइट से P तक पहुँचेंगे, मतलब ये इनफाइनाइट दूरी यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और R और चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ का लिमिट जो हो जाएगा R प्लस इनफाइनाइट और यहाँ तक की लिमिट है इनफाइनाइट। तो हम जो है इनफाइनाइट से R प्लस इनफाइनाइट चलेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अब जानते हैं कि लिमिट का
डिफरेंस लेते हैं तो r प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करिए तो हमें क्या r दूरी मिलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक। तो हमें r दूरी तक का ही तो वो q से r दूरी पर है, p पॉइंट पे तो v निकालना है। लोअर लिमिट को हमेशा अपर में से घटाते हैं, लोअर में से अपर में से लोअर को हमेशा क्या कहते हैं, घटाते हैं। तो हमें r चाहिए, q से r दूरी पे पॉइंट p है, तो इसीलिए हम अनंत से r तक इसका लिमिट लेंगे कि हमें कितना दूर तक विभव निकालना है। तो हमें r मिलेगा तो r ही दूर पे तो विभव निकालना, तो विभव r दूर पे आ जाएगा। या इस तरह से जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेखी चार्ज है, इसके कारण पॉइंट P पे हमें निकालना है, और यहाँ से मान लीजिए ये L दूरी है और ये जो है पूरा L है। अब यहाँ पे चार्ज इस तरह से, इसके कारण यहाँ पे विभव निकालना है या कुछ भी निकालना, बिंदु छेद तीव्रता। अब जब हम L दूरी इधर आएंगे तो हम यहाँ चार्ज के इस पॉइंट पे पाएंगे, इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, L दूरी और चलेंगे तो पूरे लेंथ के कारण हो जाएगा यहाँ पे। तो चूंकि पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमें 2L मिलेगा। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, ये वाला पोर्शन तो हमें हटाना है ना, तो L हटा देंगे। अब देखिए 2L में से L, क्योंकि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाया जाता है तो क्या मिलेगा, L। तो यही चीज है। तो हमें जो है अनंत से r दूरी तक यानी पॉइंट P तक जो है आवेश से r दूरी तक का हमें विभव चाहिए। तो हमें r तक ही जाना है, क्योंकि आवेश Q से r दूरी तक पॉइंट P है ना, वहीं तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका माइनस FE dr, अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 Q0/r² dr। अब जो चीज़ कांस्टेंट है से बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q0, यहाँ पे सॉरी K रखते चलिए, 4πε0 K इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r dr/r²। अब इसका इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, 4πε0 K, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/r। याद रखना कि 1/x² dx के साथ इंटीग्रल होता है -x। जो फार्मूला है x के पावर n और dx का इंटीग्रेशन करना है तो होता है x के +1 ये, तो माइनस होता है यहाँ, सारी आगे लगा, तो याद रखना। तो क्या अब लिमिट लेना r इंटीग्रेशन तक, तो हम क्या देखेंगे कि -Q0 4πε0 K, तो पहले ये लिमिट रखेंगे, -r है तो r ही रखेंगे। हालांकि किताबों में वो हमने डायरेक्ट ले लिया है, किताबों में एक वेरिएबल x माना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बशर्ते r है तो r के वेरिएबल रखेंगे। फिर बीच में माइनस होता घटाया जाता है, फिर माइनस को r की जगह लोअर लिमिट क्या रखना है, इनफाइनाइट। क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है। तो 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, तो ये तो पोर्शन खत्म, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा। तो हमारा W क्या हो गया, Q0 4πε0 K 1/r। अब हम जानते हैं कि ये ऊपर वाला तो आप नोट ही कर लिया होंगे। हम जानते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत विभव हो जाएगा W/Q0, यही तो परिभाषा है। तो W की वैल्यू क्या है, Q0/4πε0 1/r², और Q0 से भाग भी दे दिया गया है इसमें।
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, मिलेगा v बराबर 1/4 यहाँ पे k है, एप्सिलॉन नॉट k Q/r²। ये किसी माध्यम का है जिसका परावैद्युतांक k है, इसका परावैद्युतांक k है। अब यहाँ पे देखिए धन आवेश के कारण, हमारा जो धन आवेश लिए तो धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि धन, आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, धन आवेश के कारण विभव धनात्मक तथा ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। यानी कि हमें अगर -q के कारण चाहिए तो वो होता है 1/4 k Q/r, यानी कि -q के कारण। तो धन आवेश होगा तो धनात्मक और ऋण आवेश होगा तो ऋणात्मक। याद रखना धन के कारण, क्योंकि ये अदिश राशि है इसीलिए इनको चिन्ह के साथ ट्रीट किया जाता है। और हमने पीछे दूसरे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि अगर अनंत पे हम लोग जो है विद्युत विभव को शून्य माने तो धन आवेश के कारण धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है। तो धन आवेश के कारण धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हमारा आया है v 1/4 Q/r। अगर k की वैल्यू 1 हो, y माध्यम है, तो इसको मान लेते हैं v0 रख देते हैं, तो 1/4 Q/r हो जाएगा। अगर हम v में माध्यम में और v0 में भाग दें तो हम देखेंगे 1/k आएगा, जो क्या बताएगा कि v बराबर होगा v0/k। ठीक, तो ये तो चीज़ थी। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि v की वैल्यू k गुना कम है, यानी कि v की वैल्यू k गुना कम है, k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। तो k की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो k की वैल्यू 1 से अधिक है तो इसमें भाग देंगे तो v की वैल्यू इससे कम आएगी। यानी किसी माध्यम में विद्युत विभव का मान निर्वात की अपेक्षा k गुना कम होता है, k गुना कम होता है। या यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि v अगर ऊपर ले जाए, v नीचे आए तो ये k हुआ, k का मान 1 से अधिक होता है तो इसका भी मान 1 से अधिक होगा, तो इसलिए ये देखिए ज़्यादा हुआ। तो वही बात है, अर्थात क्या होगा, अर्थात किसी माध्यम में विद्युत विभव निर्वात की अपेक्षा उसका जो परावैद्युतांक होता है ना उतना गुना कम हो जाए, निर्वात की अपेक्षा k गुना कम होता है। यहाँ देखें ना, k से भाग देंगे तब b मिलेगा, निर्वात की अपेक्षा k गुना कम होता है। एक चीज़ और है इसमें कि अगर हम लोग इसके बीच ग्राफ खींचे, अभी हम देखें
कि v जो है प्रोपोर्शनल 1/r के है, तो अगर इनके बीच ग्राफ खींचा जाए दूरी और उसके बीच b के बीच, तो हमें एक अति परवलय आयताकार परवलय मिलेगा ऐसे, क्योंकि v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो हम अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, हालांकि ऐसा आप देख भी चुके हैं। तो चलिए एक आखिरी टॉपिक है, इसको देख लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक बात के लिए सॉरी ये है कि वो हमने के लिखना भूल गए, तो थोड़ा सा मिसिंग हो गया, मिस्टेक हो गया, तो आप लोग वहाँ पे के लिख लीजिएगा। तो हमारी हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये तो आप जानते हैं कि विद्युत विभव क्या अदिश राशि है, तो इसको जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, यानी कि इसको बीजगणितीय ढंग से चिन्ह के साथ जोड़ते घटाते हैं। तो इनको चिन्ह के साथ क्या है, जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि होती है। जो अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में पढ़े थे उसी टाइप का है। तो वहाँ पे तो वो सदिश राशि होती है, तो थोड़ा सा उसको जोड़ने का नियम दूसरा होता है। ये अदिश राशि, इसको बिना डायरेक्शन के ही चिन्हों के साथ जोड़ घटा देते हैं। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे जो है बीजगणितीय ढंग से गणितीय ढंग मतलब है, बीजगणितीय ढंग मतलब चिन्ह के साथ है ना, जोड़ा घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण अगर हमें विद्युत विभव चाहिए, यानी अगर किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण, किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण विद्युत विभव, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभवों के या विद्युत विभव के, सिंपल लिख लीजिए, विद्युत विभव के किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण जो विद्युत विभव होता, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। सॉरी, ये बीजगणितीय में बड़ी की मात्रा होती है, आप सुधार लीजिएगा। बीजगणितीय योग के
बराबर, मतलब इसमें सदिश योग नहीं, बीजगणितीय योग। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q4 है, -Q5 है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इससे दूरी मान लो R1 है, इससे दूरी R2 है, इससे सीधी दूरी R3 है, R4 है, R5 है। तो पिन P पे जो नेट हमारा विभव होगा, कुल विभव, तो हम उसको क्या कर लेंगे, मान लीजिए कि इसके कारण जो है V1 है, ये V2 है, मान लीजिए V3 है, ये V4 है, ये V5 है, तो चिन्ह के साथ जोड़ देंगे V1, V2, V3, V4, लेकिन ये माइनस है V5। इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, या हम इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं अगर ये निर्वात में रखा है तो। ये सब में कॉमन रहेगा तो यहाँ हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4 माइनस Q5/5। चिन्ह के साथ जोड़ना तो एक माइनस माइनस होता है। एक चीज़ हम वहाँ पे बताना भूल गए, उसी चीज़ को भी हम बता दे रहे हैं कि हालांकि हमने चर्चा कर दिया था विभवांतर वाले लेक्चर में कि अगर आधार पे हम विद्युत विभव को शून्य माने तो धन आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लस Q आवेश के कारण जो विभव होगा धनात्मक होगा और माइनस Q के कारण जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। 1/4πε0 माइनस Q, क्योंकि इसे हमें चिन्हों के साथ लिया जाता है। तो याद रखना, धन आवेश के कारण धन और ऋण आवेश के कारण ऋण होता है। धन आवेश के कारण विद्युत विभव का मान धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होता है, ये बात याद रखना। इसीलिए इनका बीजगणितीय योग लिया, तो देखिए ये ऋण आवेश था तो इसके लिए इसका विभव ने ऋण रख लिया। तो इसको जोड़ना घटाना बड़ा सिंपल होता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे बीजगणितीय ढंग में चिन्ह के साथ जोड़ा घटाया जा सकता है। किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण विद्युत विभव जो होता है, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो P मान लें सभी आवेश हैं, पॉइंट P पे निकालना, तो पहले अलग अलग निकाल लेंगे और फिर उनका बीजगणितीय ढंग मतलब चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। वेरी सिंपल है और आपका रिजल्ट नेट विभव P पे आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हमने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि रेखी विद्युत क्षेत्र के रेखी समाकलन के रूप में विद्युत विभव हमने देखा। दूसरा हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति। संरक्षित प्रकृति का मतलब है कि अगर कार्य किसी क्षेत्र में अगर किया गया कार्य पथ पे डिपेंड न करता हो, या विद्युत क्षेत्र का जो रेखी समाकलन है किसी बंद सीमा के अनुदिश वो अगर शून्य है तो प्रकृति संरक्षी है। या कह लें कि जो विद्युत क्षेत्र का रेखी समाकलन है वो सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर स्थित निर्भर करता है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज को किस रास्ते से लाया गया है। तो पथ इंडिपेंडेंट है तो वो संरक्षित प्रकृति है। तो हमने करके दिखाया। फिर हम जो पढ़े कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक किसी आर दूरी की पॉइंट P है, तो हमने निकाला था, वो आया था 1/4πε0 Q/R। यहाँ K लिखना भूल गए थे क्योंकि वहाँ पे हमने मीडियम K ऐसा लिया था जिसका परावर्तनांक K था, तो आपको बता दिया था वहाँ K लिख लेना। इसके बाद और इसमें हमने दिखाया कि विद्युत विभव जो निर्वात में अधिक होता है किसी मीडियम में, अगर उसका परावर्तनांक K होता है तो वो K गुना कम होता है। और धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है, ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है, इसे चिन्ह के साथ। और ये हमने आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव बताया जो कि बहुत सिंपल है, जिसको हम लोग बीजगणितीय ढंग से जोड़ घटा सकते हैं।
तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, मेरी कोशिश पसंद आई होगी। इसमें आपको जो भी शंका कन्फ्यूजन है आप बेहिचक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा का सही ढंग से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।